पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे सीटेट से संबंधित हर एक बात को करूँगी और किस चैनल को आपको लास्ट में फॉलो करना चाहिए, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो या हिंदी मीडियम के, वो भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से अवगत कराएंगे। सबसे पहली जो बात होती है वो होती है कि सीटेट की एलिजिबिलिटी, और अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो क्या आपका सर्टिफिकेट मान्य होगा या नहीं होगा। दो बातें। पहली बात कि अब जो बीएड वाले स्टूडेंट हैं उनको पता है कि वो सिर्फ किस पेपर के लिए एलिजिबल हैं, वो पेपर 1 के लिए एलिजिबल नहीं है, वो सिर्फ एलिजिबल हैं किस पेपर के लिए, पेपर 2 के लिए, जिसे आप जूनियर भी कह देते हैं या 6 to 8 कह देते हैं या अपर प्राइमरी कह देते हैं। ठीक है। दूसरी बात, और अब जो एलिजिबिलिटी है वो आप ये समझ लीजिए कि अगर आपने अपने टीचिंग कोर्स में एनरोल किया है और आप अपने प्रथम सेमेस्टर में हैं, तब भी आप अपना सीटेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, और अगर क्लियर हो जाता है तो आपका जो सर्टिफिकेट होगा वो मान्य होगा। ठीक है। कट टू कट एकदम समझिएगा बात को। पासिंग मार्क्स मैं आपको बता दूं, आप कुछ भी मत सोचो, पासिंग मार्क्स आपको 90 से ऊपर लाने हैं या 90 लाने हैं। मैम ये क्यों कह रही हैं आप, अभी इसका भी एक वैलिड रीज़न दे देंगे। वैसे तो मैम आपने पहले बताया 82, हमने कहा कि 82 पासिंग मार्क्स आपके सिर्फ अपने राज्य के लिए होता है। यदि आप कहीं अदर जगह पे एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उसके लिए आपको जनरल की तरह ट्रीट किया जाएगा, और इन केस इफ़ यू आर ट्रीटिंग लाइक अ जनरल कैंडिडेट देन यू मस्ट हैव 90 मार्क्स इन योर सीटेट एग्ज़ाम। तो कहने का आशय ये है कि अगर आपने मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल कि बिहार का कोई एग्ज़ाम दिया जा करके, तो आप बिहार में अगर अपना 82 नंबर लेकर के अगर आप पहुँचेंगे तो आप वहाँ पर रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, जैसा कि अब हो रहा है। मतलब कुछ लोगों का सिलेक्शन हो गया और अब उनको बाहर किया जा रहा है केवल इसीलिए क्योंकि उनका 82 नंबर पर ले लिया गया था। जबकि ऐसा होता है कि जब आप अन्य राज्य के होते हैं तो आपको सीटेट में कितने अंक चाहिए होते हैं, 90 अंक चाहिए होते हैं, क्योंकि आप किसकी तरह ट्रीट किए जाते हैं, एक जनरल स्टूडेंट की तरह। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद में एग्ज़ाम आपका कब होगा, देखो एग्ज़ाम आपका एनटीए कंडक्ट कराता है। ठीक है। आपको बता दें कि अभी यूजीसी नेट के एग्ज़ाम की डेट बढ़ाई गई थी, क्यों, क्योंकि यूपीएससी का एग्ज़ाम था। ठीक है। तो आप लोगों को बहुत से चैनल में कहा जाएगा कि एग्ज़ाम कब होंगे ना के नाम पे एग्ज़ाम की डेट बढ़ाई जाएगी, लेकिन ऐसा बहुत रेयर है कि एग्ज़ाम की डेट बढ़े। क्यों मैम, आपका एग्ज़ाम 7 जुलाई को होना है। ठीक है। 7 जुलाई को कोई और एग्ज़ाम डेट क्लैश कर रही है, हाँ कर रही है मैम। हमने कहा कौन सी कर रही है ये भी बताएं। तो जिनको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, जो आपका यूपी पीसीएस, समझिएगा यूपी पीसीएस मेंस का एग्ज़ाम है। अब आप सोचो प्रीलिम्स पास करने के बाद में मेंस तो कितने कम बच्चे पास करते हैं। तो ऑफलाइन मेंस का भी एग्ज़ाम होगा, ऑफलाइन सीटेट का भी एग्ज़ाम होगा। तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि आप लोगों को कि स्कूल हायर करने में दिक्कत आएगी एनटीए को, या कोई दिक्कत होगी, कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी। और फिर ये आप ये सोचो कि ये एक स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है, जो सीटेट है वो आपका सेंटर लेवल का एग्ज़ाम है ना। तो डेट तो नहीं बढ़ेगी। ठीक है। लेकिन अगर आपको इस बात के पीछे कोई कह दे कि डेट बढ़ेगी, तो हो सकता है कि भाई वो अपने मत से कुछ कह रहे हो, लेकिन मेरा जो अपना मानना है, जितना अभी मेरा अपना एनालिसिस है उस हिसाब से अभी इस केवल एक कारण की वजह से डेट नहीं बढ़ेगी। ठीक है। आंसर की कब तक आएगी, देखो ये इनका साइकिल चलता है, दिसंबर और जुलाई वाला। ठीक है। आपको पता है घूम फिर के जुलाई और दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होता है, फिर एक महीने के अंतर्गत उसकी क्या है, आपके आंसर की, फिर उसके विद इन 1 मंथ आपका क्या जाएगा, रिजल्ट आ जाता है। उसके बाद में ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन, सबको पता है कि बीच में ऑनलाइन हुआ था, लेकिन अब आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन होता है। बीएड वाले पेपर 1 दें या नहीं दें, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो बिल्कुल ना दें, क्योंकि जब आप मान्य नहीं है तो आप क्या करेंगे, उसके एलिजिबिलिटी क्वालिफाई करके। सिलेबस आपका ऑलरेडी मैंने अपने पीजी पॉइंट टेलीग्राम चैनल पे दे रखा है। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपका पीवाईक्यूज़ का एनालिसिस करना। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर ले जाते हैं तो समझिए कि आपका पेपर क्रैक हो सकता है। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसे लगाएं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए आपको एक स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी। सपोज डेट ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके 4 ऑप्शन होंगे, ऑप्शन ए बी सी और डी। जनरली स्टूडेंट्स की अप्रोच क्या होती है कि आपने देखा अच्छा ये पहला क्वेश्चन है, ऑप्शन बी ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे पहुंच जाते हैं। नहीं, आपको ये करना नहीं है। जनरली स्टूडेंट्स की अप्रोच यही होती है, और आप भी शायद अभी तक यही करते आए होंगे। अब आपको करना क्या है कि सीटेट का जब भी आप पेपर सॉल्व कर रहे हो प्रीवियस ईयर, या आप किसी अदर कंपटीशन एग्जाम का पेपर सॉल्व कर रहे हो, यू मस्ट हैव टू डू वन थिंग, दैट रीड क्वेश्चन केयरफुली बट ऑल्सो रीड ऑल द 4 ऑप्शंस। और आपको ये देखना है कि क्या ये जो ऑप्शन ए है या बी है या ये सी है या डी है। तो ऑप्शन ए बी सी डी के बारे में क्या मुझे पता है, या अगर मान लीजिए कि किसी ऑप्शन में मान लो ए वाला सही नहीं और उसमें किशोरावस्था शब्द का प्रयोग किया गया है,
तो क्या मुझे किशोरावस्था के बारे में पता है? अगर पता है तो इट्स वेल एंड गुड। इन केस नहीं पता है तो आप उसे जानिए, क्योंकि घूम फिर के क्वेश्चन आपका वहीं से एग्जामिनर उठाता है, वहीं से बनाता है, तो आपको पता होना चाहिए सब कुछ। कभी क्वेश्चन डिस्ग्राफिया पे बन जाएगा, कभी क्वेश्चन डिसलेक्सिया पे बन जाएगा। तो ये तब आप समझ पाएंगे अच्छे से PYQ का एनालिसिस, जब आप क्या करेंगे, जो मैंने आपको अप्रोच बताई। एंड अप्रोच इज दैट, आई विल रिपीट माई अप्रोच, दैट रीड क्वेश्चन पूरा एकदम अच्छे से केयरफुली, देन रीड ऑल दी 4 ऑप्शंस। और ये मैं अपनी अप्रोच बता रही हूँ और मुझे भी किसी न किसी ने ये सिखाई है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी जो है वेरिएबल, कितनी जो है वैल्यूएबल होगी, क्योंकि वो होता है ना कि मैंने उस चीज़ को किया है तो मैं आपको उस चीज़ को बता पा रही हूँ। जब आप चारों ऑप्शंस का एनालिसिस करेंगे देन यू मस्ट नो कि एग्जामिनर क्वेश्चन कहाँ से बना सकता है। ठीक है, और भी अभी हम बात करेंगे हर चीज़ की, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा। अगर आप भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और लेना चाहते हैं सीटेट का सॉल्व पेपर, तो बिल्कुल आप ओसवाल बुक्स की तरफ से ले सकते हैं। ये आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल है। साथ में 15 ईयर्स के प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड पेपर का फॉर्मेट जो होगा वो डिटेल्ड आंसर के साथ में होगा। इसके साथ में आप मैथ्स एंड साइंस देख सकते हैं 6 to 8 का, जो आपका इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है। साथ में आपका ईयर वाइज ही हर साल का आपका पेपर अवेलेबल है। हर एक पेपर 1 भी आपका अवेलेबल है, पेपर 2 में आपका साइंस एंड मैथ, और जो सोशल स्टडीज़ की दिक्कत होती है वो भी अब हो जाएगी दूर। जैसे कि ये आप देख पा रहे हैं 30 जनवरी 2023 का इनका क्वेश्चन पेपर है। इसका आंसर इन्होंने पूरा, पहले तो आपको आंसर दिया है, उसके बाद में फिर इसको पूरा सॉल्व्ड फॉर्मेट में दिया है एक्सप्लेनेशन के साथ कि वाई ऑप्शन 4 इज़ राइट। तो चाहे आप मार्केट से ऑर्डर कर लीजिए, चाहे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिला है वहाँ से भी आप जो है ले सकते हैं ओसवाल बुक्स, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए। अब देखिए, जब आपका पेपर ऑफलाइन होता है तो आपको पता है कि इंग्लिश हिंदी मीडियम में दोनों में आता है, तो उसमें कोई मीडियम की दिक्कत नहीं। कौन से चैनल से पढ़ें, सबसे बड़ा क्वेश्चन। आप देख सकते हैं सचिन अकेडमी। अगर आप हिंदी, अब बात आती है कि अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं। अब कुछ हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको शायद हिमांशी मैम की पेडागोजी टफ लग रही हो। अगर आपको लेट्स लर्न की पेडागोजी टफ लग रही है या कुछ टफ लग रहा है, मैम के वर्ड्स आपको थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा है, तो यू मस्ट गो विद द सचिन सर, है ना, क्योंकि सर ने हिंदी में बहुत अच्छे से भी समझाया है। ऐसा नहीं है कि मैम ने हिंदी में समझाया, मैम ने भी हिंदी में से समझाया है। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप कैसे चीज़ों को समझ रहे हैं। अगर आप चीज़ों को हिंदी में समझ पा रहे हैं या इंग्लिश में समझ पा रहे हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग देखो। उसके बाद में अध्ययन मंत्रा में आप रोहित सर की देख सकते हैं क्लासेस। गुरुजी वर्ल्ड पे कुछ प्रीवियस क्लासेस अपलोड है, यहाँ पर आप PYQ सॉल्व करिए, क्योंकि सर ने क्या किया, बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल में और बहुत अच्छे से सर ने कवर अप करवाया है। और ट्रिक भी याद करवा देते हैं बीच बीच में, कुछ उन्होंने फिगर्स लगाए हुए हैं, तो उससे क्या होता है कि आपको रोट लर्निंग नहीं करनी पड़ती है, आपके दिमाग में वो चीज़ें आ जाती हैं। सचिन सर की आप अगर कोई नई मैराथन ना मिले तो 1-2 साल पुरानी मैराथन उनके सभी सब्जेक्ट की देख लीजिएगा। दैट इज़ सफिशिएंट फॉर क्रैकिंग दिस एग्ज़ाम। उसके बाद में मैं आपको बता दूं कि अगर आपका पेपर 2 में साइंस और मैथ्स है, तो जो मैथ्स वाले बच्चे हैं उनमें आप देखिएगा लेट्स लर्न पे उदय सर ने कंप्लीट कराई है आपकी मैथ्स 6 to 8 की भी और 1 to 5 की भी, और बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं वो। अब लेकिन आपकी अगर बेसिक्स क्लियर है तो आपको सर की मैथ्स बहुत अच्छी लगेगी। बेसिक्स नहीं क्लियर है तो ऐसा लगेगा कि सर तो बिल्कुल हमारा मोटिवेशन कम कर दे रहे हैं, क्योंकि वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, और जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है लिटरली, मतलब मैं उनकी फ़ैन हूँ। उसके बाद में आपकी बात करूँ अगर मैं टीचिंग रोजगार विद अंकित पे, तो जो आपकी जैसे कुछ लोगों की पेडागोजी नहीं मजबूत होगी, तो आप मन्नू राठी मैम हैं, ठीक है, मन्नू राठी मैम है, उनकी आप पेडागोजी देखिए, वो बहुत अच्छी है। हर एक चैनल पे आपको कुछ ना कुछ बढ़िया मिल जाएगा। जो संस्कृत है जिनका, वो चंद्रा इंस्टीट्यूट देखिए। मस्ट रीड पेडागोजी सेक्शन ज़रूर पढ़िए। आपको पता है 30 क्वेश्चंस में से 15 क्वेश्चंस तो पेडागोजी से संबंधित होंगे, इसलिए पेपर में ज़्यादा वेटेज देखा जाए तो पेडागोजी का है, इसलिए पेडागोजी हर एक सब्जेक्ट की आपको अच्छे से तैयार होनी चाहिए। एक प्लेलिस्ट को फॉलो करो। अब ऐसा नहीं कि CDP अगर देख रहे हो तो CDP आप लेट्स लर्न की भी देख डालो, CDP ही आप देख रहे हो क्योंकि अच्छी लग रही है आपको, तो आप सचिन सर की भी देख रहे हो, CDP आप चंद्रा इंस्टीट्यूट की भी देख ले रहे हो, CDP आप क्या कहते हैं उनको, टीचिंग रोजगार विद अंकित की, तो 5-6 चैनल्स के आप सिर्फ CDP पढ़ रहे हो। पता चले पेपर है CDP के 30 क्वेश्चन, केवल 30 क्वेश्चन आप 30 सही कराए तब भी आपको नंबर नहीं मिलेंगे, हाँ। तो इसलिए सिंगल प्लेलिस्ट को फॉलो करिए। अगर आप मान लीजिए कि मैथ्स उदय सर की फॉलो कर रहे हैं, हो सकता है कि आप जो CDP के लिए हिमांशी मैम को फॉलो कर रहे
हो सकता है कि आप EVS के लिए रोहित सर को फॉलो कर रहे हैं, हो सकता है कि आप उसके बाद में आपका हिंदी और इंग्लिश पेडागोजी के लिए आप किसी और चैनल को फॉलो कर रहे हैं। ट्राई टू स्कोर मोर देन 90+। क्यों? इसका एक वैलिड रीज़न विच आई ऑलरेडी टेल यू, दैट इज़ इन अदर स्टेट यू विल ट्रीट लाइक अ जनरल कैंडिडेट। ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, सीटेट में आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करता है क्या चीज़? टैग वर्ड। अब लेकिन ये टैग वर्ड सिर्फ वही बच्चे समझ पाएंगे जिन्होंने पढ़ लिख लिया हो थोड़ा बहुत। एक होते हैं पॉजिटिव टैग वर्ड, एक होते हैं निगेटिव टैग वर्ड। ये तब आपके काम करते हैं जब आप किन्हीं दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो, या इवन कभी कभी आप उन क्वेश्चंस को इनके बेस पे भी सॉल्व कर सकते हैं जब आपको क्वेश्चन ना आ रहा हो। आपको पता है चूँकि निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको क्या करना है? सारे ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। इफ़ देयर इज़ नो निगेटिव मार्किंग देन यू मस्ट अटैम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस गिवन इन योर एग्जामिनेशन, है ना। अब इसमें कैसे आपको क्वेश्चन करना है? तो पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं, कुछ निगेटिव वर्ड्स होते हैं। अब जैसे आपको देखा है करके सीखने पे आधारित, तो वो क्या है? पॉजिटिव वर्ड है। वहीं पर अगर आ जाए कि मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, तो ये क्या है? निगेटिव टैग वर्ड है कि पॉजिटिव टैग वर्ड है? ये कुछ आपको जो हमेशा ऑप्शन में दिखेगा। जैसे अगर आ जाए कि बच्चों के लिए शिक्षक केंद्रित कहीं भी आ जाए, तो वो आपका निगेटिव ही काम करेगा। यानी कि अगर पॉजिटिव वे में क्वेश्चन पूछा गया है और अगर ऐसा ऑप्शन है तो आप उसको पहले ही हटाओ, है ना। अब जैसे बच्चों को अंक, ग्रेड, रैंकिंग, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण, ये भी निगेटिव टैग वर्ड्स हैं। तो ये निगेटिव टैग वर्ड्स क्या हैं, पॉजिटिव टैग वर्ड्स क्या हैं, ये देखिए मैंने हर एक चीज़ के, संस्कृत के, हिंदी के और आपके EVS के, इंग्लिश के, इसकी एक ऑलरेडी मैंने सीटेट प्लेलिस्ट में आप देखिएगा क्लास दे रखी है, 3-3, 4-4 मिनट की है, आप उसे देख सकते हैं। अदरवाइज इफ़ यू वांट दिस PDF ऑफ टैग वर्ड देन इंस्टॉल PG Point Lab ऐप, PG Point लाइव ऐप। वहाँ पर आपको एक हेल्प चैट का ऑप्शन होगा, आप हमें वहाँ पर बोल दीजिएगा कि मैम पॉजिटिव निगेटिव टैग वर्ड वाली PDF भेज दीजिए। आई मस्ट सेंड यू द PDF ऑन सीटेट प्लेटफॉर्म विच इज़ ऑलरेडी गिवन इन माई PG Point लाइव एप्लीकेशन। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग सीटेट देन must do comment on the comment section, or you can ask me on PG Point live app in the help chat section. Thank you so much.